Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है, भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है? ए, रक्त की शुद्धता बनाए रखना, बी, मुस्लिम आक्रमण, सी, सांस्कृतिक भिन्नता, डी, उपयुक्त सभी। तो भारत में अंतःविवाह को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। वह क्यों दी जाती है? क्योंकि लोग अपने ही जाति, अपने ही उपजाति में विवाह करना चाहते हैं, जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहे। मुस्लिम आक्रमण और सांस्कृतिक भिन्नता यह भी एक कारण है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ए, सामान्य संपत्ति, बी, पितृपूजा, तीसरा है अधिक सदस्य, चौथा कर्ता की सदस्यता। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो संयुक्त परिवार में मुख्य रूप से सामान्य संपत्ति होती है, पितृ की पूजा होती है, कर्ता की सत्ता होती है। अधिक सदस्य इसका मुख्य कारण नहीं होता है। तो 3 तो नहीं होगा इसमें, 3 जिसमें नहीं होगा ये नहीं होगा, और यहाँ भी हो गया 1 2 3 ये नहीं होगा। अब हमें 1 तो दोनों में है, अर्थात सामान्य संपत्ति तो होगी ही, कर्ता की सत्ता या पितृ पूजा, इस दोनों में से हमें देखना है। तो संयुक्त परिवार में आपको फर्स्ट और 2 अर्थात सामान्य संपत्ति और पितृ पूजा जिसमें होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। संयुक्त परिवार के आधार की बात हो रही है तो केम कपाडिया ने कहा है, संयुक्त परिवार का आधार क्या है? सामान्य संपत्ति है, सामान्य संपत्ति है। संयुक्त परिवार का आधार सामान्य संपत्ति केम कपाडिया ने माना है। वहीं आईपी देसाई इसे कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, लोगों की अलग अलग संपत्ति होती है, फिर भी वो मानसिक रूप से एक संयुक्त परिवार होते हैं। जैसे लोग बाहर काम करने जाते हैं और गांव के में उनके अलग परिवार होता है, शहर में अलग परिवार होता है, फिर भी वो अपने आप को एक संयुक्त परिवार के रूप में दर्शाते हैं। तो इसलिए सामान्य संपत्ति को ये संयुक्त परिवार का आधार नहीं मानते हैं। तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। 3, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है। क्वेश्चन है, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध। ऑप्शन है माता तथा पुत्र के मध्य, बी, बहन तथा भाई के मध्य, सी, पिता तथा पुत्री के मध्य, डी, उपयुक्त सभी। तो सबसे अधिक निकट संबंधियों के बीच अधिगमन के निषेध करता है वो कौन सा होगा? तो ये सभी अत्यंत निकट संबंधी हैं, तो अर्थात हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। माता और पुत्र के बीच कोई संबंध नहीं बन सकता, भाई बहन के बीच कोई संबंध नहीं बन सकता, पिता और पुत्री के बीच कोई संबंध नहीं बन सकता, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। 3 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें उसके मैचिंग करना है। और धारणा दी हुई है विवाह संबंधी वंशानुक्रम, पितृबंधु और कुल। तो विवाह संबंधी इनमें से कौन होंगे? पूर्वज, नातेदारी, 3 पीढ़ियों के संबंधी, पत्नी, माता और संदिग्ध वंशानुक्रम। तो पत्नी क्या होती है? वो विवाह संबंधी होती है, विवाह करने के जब आती है तो विवाह संबंधी हो जाती है। ए का हो गया 3, ए का 3 2 जगह हो गया, तो अर्थात डी कट गया हमारा और बी कट गया। नेक्स्ट आते हैं वंशानुक्रम। पितृबंधु, पितृबंधु क्या है? पुरुष पूर्वज होते हैं, नातेदारी इनकी पुरुष की तरफ से होती है। तो सी का हो गया 1, सी का 1 आंसर हमारा मिल गया ए। और बी का 5 कह रहा है वंशानुक्रम, संदिग्ध वंशानुक्रम, कुल, 3 पीढ़ियों के संबंधी। तो वंशानुक्रम यहाँ दे रहा है, संदिग्ध वंशानुक्रम, ये तो समझ से परे यहाँ मैचिंग क्यों दिया है? इसलिए भी हो सकता है कि वंशानुक्रम कई तरह के होते हैं, पितृवंशीय, मातृवंशीय, द्विवंशीय, तो इस तरह से बहुत सारे इसके ऑप्शन हो सकते थे। तो 4 का आंसर हमारा बन जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसने संपत्ति को अनिवार्यतः ऋण पक्षों के साथ वितरण प्रणाली कहा है? ए, मैकावेरम पेज, बी, किंसले डेविस, सी, मार्क्स, डी, हॉप हाउस। मैकावेरम पेज की बात करें तो यह कहते हैं समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है।
यही मैक्यावेलियन पेज है जिनकी परिभाषा आपको समाजशास्त्र में भी मिल जाती है। समाजशास्त्र की परिभाषा में ये क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं और इसी का अध्ययन जब हम करते हैं तो जिसके माध्यम से वो समाजशास्त्र है। इनकी परिभाषा आपको समुदाय में देखने को मिल जाती है। एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें सामुदायिक भावना होती है। फिर से इनकी परिभाषा समूह में, नियंत्रण में, इनकी परिभाषा आपको मिल जाएगी अंतःक्रिया में। लगभग ये सभी जगह देखने को मिलते हैं। संस्कृति कहते हैं कि संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। यह भी एक कथन है मैक्यावेलियन पेज का। दूसरी इनकी बात करें तो यह अंतःक्रिया में दो तरह के अंतःक्रिया की बात करते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष संघर्ष की भी ये बात करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष भी यही बताते हैं। मैक्यावेलियन पेज की बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में फिर जानेंगे। वैसे इस कथन का आंसर होगा हमारा किंसले डेविस, जो कि एक प्रकार्यवादी हैं, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत देते हैं। स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत देते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, संपत्ति के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप सत्य है? संपत्ति के कुछ स्वरूप दिए हैं, उसके आधार पर हमें कूटकर चयन करना है। एक है व्यक्तिगत संपत्ति, दूसरा सामूहिक संपत्ति, तीसरा चल अचल संपत्ति, चौथा दृश्य और अदृश्य संपत्ति। तो यहाँ संपत्ति की बात करें तो एक होता है व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति, एक होता है चल और अचल संपत्ति और दूसरा होता है दृश्य और अदृश्य संपत्ति। अदृश्य में आपको संस्कृति आ गई, हमारी जो संस्कृति है वो अदृश्य संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगी, और जो हमारी सभ्यता है वो दृश्य संपत्ति हो गए, जो हमारे समाज से हमें विरासत के रूप में मिलते हैं। चल अचल जो चलायमान हैं, जो नष्ट होने वाले हैं वो चल हैं, और जो नहीं नष्ट होने वाले, जो चलायमान नहीं हैं वो अचल हैं। जैसे हमारी ज़मीन हो गई वो अचल संपत्ति हो गई, और चल हो गया आपने जो कमाया, जो धन दौलत कमाया तो वह चल हो गया। व्यक्तिगत जो स्वयं का है, और सामूहिक जैसे पार्क, पर्यटन स्थल जो भी होते हैं वो तो सामूहिक संपत्ति हो जाती है। तो इस तरह से 6 का आंसर हमारा, सभी ऑप्शन सही है तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है, नामतः पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। जिसके ऑप्शन है मैक्यावेलियन पेज, बी मार्क्स, सी पार्सन्स और डी अमर्त्य सेन। तो उत्पादन की प्रक्रिया के 4 कारक होते हैं, एक होती है भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। तो ये कौन बताते हैं? पार्सन्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उद्यम वृत्ति जब शब्द आ जाएगा तो इसमें नाम पार्सन्स का जुड़ जाता है। पार्सन्स की जब हम लोग बात करें तो आज पार्सन्स के बारे में बताती हूँ। पार्सन्स क्या है? ये प्रकार्यवादी हैं, सामाजिक व्यवस्था की इन्होंने अवधारणा दी है, जिसमें यह सामाजिक क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक क्रिया को इन्होंने 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया की चर्चा की है। सामाजिक क्रिया के बताते हैं कि ये तत्व, सामाजिक क्रिया के तत्व हैं जो वो 5 प्रकार के होते हैं। आगे ये सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में कहते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपको चिकित्सीय, ध्यान दीजिएगा ये सारे नोट करने वाली चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन में ये पूछी हुई हैं। सामाजिक क्रिया के बारे में भी पूछा है, उनके तत्व के बारे में भी पूछता है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के बारे में भी पूछा है। चिकित्सीय, दूसरा ये बताते हैं निषेधात्मक, और तीसरा हो जाता है आपको स्वीकारात्मक। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हो गए, अब सामाजिक नियंत्रण के साधन हो गए। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं अनुनय, दूसरा अवरोध, और तीसरा पृथक्करण। सामाजिक नियंत्रण की बात होगी। पार्सन्स की और बात करें तो ये एजिल मॉडल की बात करते हैं,
जिसमें इन्होंने तनाव प्रबंधन की बात की है। पार्सन्स की बात करें तो पैटर्न वेरिएबल्स की अवधारणा देते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स की अवधारणा देते हैं। पार्सन्स सामाजिक संरचना की जब बात करते हैं तो कहते हैं सामाजिक संरचना के तत्व के से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं से आता है, जिसमें ये बताते हैं कि समूह, समिति और मूल्य या प्रतिमान, फिर भूमिका और परिस्थिति, ये सभी क्या हैं, सामाजिक संरचना के तत्व हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो 4 तरह के सामाजिक संरचना को बताते हैं। सार्वभौमिक, विशिष्ट, सार्वभौमिक, एक हो जाती है आपको सार्वभौमिक अर्जित संरचना, सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना, और तीसरी हो जाती है आपको विशिष्ट अर्जित संरचना और विशिष्ट प्रदत्त संरचना। 4 तरह की संरचना की बात करते हैं। फिर अगर पार्सन्स की और बात करें तो ये भूमिका की बात करते हैं। भूमिका में इन्होंने 5 तरह की भूमिका की बात की है। एक बोलते हैं रुग्ण भूमिका की यह अवधारणा देते हैं, दूसरा प्रति भूमिका की अवधारणा देते हैं, तीसरा विनय भूमिका इन्होंने ही बताया है, विचलन भूमिका की भी ये बात करते हैं, और एक बताते हैं आपको संवर्धन भूमिका। ये 5 तरह के भूमिका पार्सन्स बताते हैं। पार्सन्स ये कहते हैं कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है, अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है, ये पार्सन्स का ही है कथन। इनकी और कथन की बात करें तो ये कहते हैं कि विपथ गमन की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। विपथ गमन की कली को फूल बनने से 8 सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? ए क्रोबर, बी डार्फ, सी मार्क्स, डी मिल्स। तो यहाँ वर्ग संघर्ष और वर्ग निर्माण के लिए सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो कौन मानते हैं? डार्फ महोदय मानते हैं। तो चलिए इनसे संबंधित जानकारियों को भी हम लोग देख लेते हैं। डार्फ महोदय की सबसे फेमस बुक है इनकी क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इनकी और बुक की बात करें तो मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी रचना है। लाइफ चांसेस इनकी रचना है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ चांसेस जो टर्म है वो कौन देते हैं? वो टर्म बेवर महोदय देते हैं, और बुक ये डार्फ महोदय की है। इनकी और एक बुक आ जाती है न्यू लिबर्टी। डार्फ महोदय की बात करें तो इन्होंने ही दबाव समूह का सिद्धांत दिया था, दबाव समूह का सिद्धांत, जिसे उत्पीड़न का सिद्धांत भी कहते हैं, उत्पीड़न का सिद्धांत भी कहते हैं। डार्फ की बात करें तो इन्होंने ही मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग की अवधारणा दी थी, मध्यम वर्ग की अवधारणा दी थी। इनकी और बात करें तो वो कहते हैं कि वर्ग की संरचना कैसी है? हीरे के समान है। वर्ग की संरचना हीरे के समान है। डार्फ की और बात करें तो ये कहते हैं कि समाज की कोख में ही सामाजिक परिवर्तन के बीज छुपे होते हैं। समाज की कोख में ही सामाजिक परिवर्तन के बीज छुपे होते हैं, बीज छुपे होते हैं। इन्होंने 3 तरह के समूह की चर्चा की है। श्रमिकों को ये 2 भागों में बांटते हैं, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारी जानकारियाँ आपके काम आ सकती हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ए हीगल, बी लेनिन, सी मार्क्स, डी मैक्स वेबर। तो धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? मार्क्स महोदय का है। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इजीली यह सभी को याद रहता है कि यह कथन मार्क्स ने ही कहा है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ही सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक अवधारणा देते हैं, आर्थिक कारक हैं, अवधारणा देते हैं, आर्थिक कारक मानते हैं। मार्क्स की बात करें तो इन्होंने ही संरचना को 2 भागों में बताया है, संरचना की 2 भागों में बताया है, अधिसंरचना और दूसरा अधोसंरचना। मार्क्स की बात करें तो ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कहते हैं कि वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग, जब स्वयं के लिए वर्ग हो जाएगा तब क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। ये समाजवाद और साम्यवाद समाज की कल्पना करते हैं, समाज की कल्पना करते हैं। मार्क्स 5 तरह के समाज की बात करते हैं, जिसमें आए, प्रशापु, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, 5 तरह के समाज की चर्चा करते हैं। मार्क्स की बात करें तो क्रांति जैसे शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। ये मिथ्या चेतना की बात करते हैं, मिथ्या चेतना की चर्चा करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में उत्पादन प्रणाली को प्रमुख मानते हैं, जिसके लिए उन्होंने PMR, प्रोडक्शन, मीन्स और रिलेशन, 3 चीज़ प्रमुख होती है। मार्क्स की बात करें तो इन्होंने ही आपको पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की ये चर्चा करते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के 4 विशेषताएं बताई हैं, सामाजिक परिवर्तन की 4 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें एपनिग 4 विशेषताएं हैं। एकता, परिवर्तन, परिणात्मक से समन्वयात्मक, निषेध का निषेध नियम, गतिशीलता का नियम। इसमें निषेध का निषेध भी नियम इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, निषेध का निषेध नियम या नकार का नकार नियम, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, किस तरह से, कब और कैसे इन्होंने इन सारी बातों की चर्चा की है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ए दुर्खीम, बी कोले, सी मीड, डी फ्रायड। तो यहाँ सामूहिक प्रतिनिधित्व की चर्चा कौन करते हैं? दुर्खीम महोदय करते हैं। दुर्खीम महोदय से संबंधित कुछ और जानकारियों को देख लें। सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं तो सामूहिक चेतना की भी चर्चा इन्होंने की है। सामूहिक चेतना, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज की ये बात करते हैं, सावयवी समाज की बात करते हैं। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की भी ये बात करते हैं। दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून की भी बात करते हैं, प्रतिकारी कानून इन्होंने ही बताया है। फिर दुर्खीम की और बात करें, नैतिक घनत्व जैसे शब्द इन्होंने दिए हैं, नैतिक घनत्व। फिर और इनके सामाजिक तथ्य, इनकी अवधारणा है सामाजिक तथ्य की ये बात करते हैं। फिर से आत्महत्या का इन्होंने सिद्धांत दिया है, आत्महत्या का सिद्धांत देते हैं। 4 तरह के आत्महत्या की चर्चा करते हैं।
परार्थवादी, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी, 4 तरह के। आत्महत्या की बात करते हैं। आत्महत्या के कारण के लिए इन्होंने कारण बताया है मॉम, सेस, कप। फिर दुर्खिम की बात करें तो इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी है, टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हैं। कारोवेरी उत्सव की चर्चा करते हैं, कारोवेरी उत्सव की चर्चा करते हैं। और इनकी बात करें सामाजिक धारा की चर्चा करते हैं। समाज को स्वतः स्फूर्त कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारियाँ आपको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती हैं। और दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ डिटेल में मिल जाएंगी। आत्महत्या क्या है, तथ्य क्या है, उन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन के बारे में जो बात कही है वो क्या है, टोटमवाद क्या है, सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 10 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ अवधारणाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ इन्हें विचारक के नाम दिए हुए हैं जिसे हमें मैचिंग करना है। 3 अस्त्रों का नियम, यह कौन सा है? अगस्ट काम्ट देते हैं। तो ए का हो गया हमारा 4, ए का 4 हो गया हमारा आंसर, तो मिल गया पहले ही। वैसे ये सारी चीज़ें ईजी हैं लेकिन इसको हम समझते हुए चलेंगे। तो 3 स्तर कौन से होते हैं? TMP आपको याद रखना है। समाज 3 स्तरों से होकर गुजरता है। पहला होता है धार्मिक समाज, फिर होता है तात्विक समाज और फिर होता है प्रत्यक्षवादी समाज। तो TMP इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, यह आपको देंगे विल्फ्रेड परेटो। चक्रवर्ती, इनके सिद्धांत किस तरह से परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत हो जाता है? क्योंकि ये सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा देते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा देते हैं। सर्कुलेशन ऑफ इलीट को 3 भागों में बांटते हैं। एक राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, फिर एक आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं और फिर एक सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं शेर और लोमड़ी के होते हैं, शेर और लोमड़ी होती हैं जिनके बीच सर्कुलेशन होता है। आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज और किरायाजीवी की अवधारणा देते हैं, किरायाजीवी की। सामाजिक क्षेत्र में विश्वासवादी और अविश्वासवादी लोग होते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासवादी की ये बात करते हैं। चक्रीय परिवर्तन की, चक्रीय परिवर्तन में 4 लोगों का नाम आता है। एक होते हैं परेटो, दूसरा होते हैं स्पेंगलर और तीसरे होते हैं टाइनवी और चौथे सोरोकिन। 4 लोगों का नाम ध्यान रखना है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सिर्फ 4 ही लोगों का नाम आता है। सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन का आता है। सोशल मोबिलिटी इनकी रचना है, सोशल मोबिलिटी, जिसमें यह कहते हैं कि समाज में किसी पद या समाज के किसी पद या परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह 2 तरह की होती है, एक होती है ऊर्ध्व गतिशीलता और दूसरी होती है क्षैतिज गतिशीलता। ऊर्ध्व गतिशीलता 2 तरह की होती है, एक होती है अपवर्ड ऊर्ध्वमुखी और दूसरा होता है डाउनवर्ड अधोमुखी। तो ये गतिशीलता के बारे में बताएं। संरचनावाद लेविस्ट्रास का है, ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद लेविस्ट्रास का है। ये सोसरो से प्रभावित थे और भाषाई संरचनावाद को इन्होंने समाजशास्त्र में स्थापित किया। संरचनावाद और संरचनाकरण में अंतर है। संरचनाकरण की अवधारणा गिडिंग्स देते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आप नोट कर लीजिएगा। देखने में ये सिंपल से मैचिंग है लेकिन इससे संबंधित ये जानकारियाँ आपके पास होना आवश्यक है। तो ये सारी जानकारियाँ नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती हैं। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।